चटू बलराज से मुकाबला। अध्याय 2 बलराज से मुकाबला। एक बड़े और भव्य सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें समुद्र के जल की तरह नीली और चमकदार थी। उसके शरीर के चारों ओर बिजली की तरंगें अटखेलियां कर रही थी, और साथ ही उस व्यक्ति से एक भयानक और दैवीय ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, जिस वजह को कोई भी सीधे तौर पर उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनके ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा था और अपना सिर झुकाए आदर भरे भाव से उनकी तरफ देख रहा था। प्रभु, मैंने सुना है कि आप कुछ समय के लिए एकांत में जाने वाले हैं। उस आगंतुक ने विनम्रतापूर्वक पूछा। अब समय आ गया है जब हमें अपने उत्तराधिकारी का चयन करना होगा, जो आने वाले संकट से संसार की रक्षा करे। प्रभु ने शांति से उत्तर दिया। प्रभु, तो क्या आपने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया है? आगंतुक ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, इस बार उत्तराधिकारी का चयन पूर्णतः नियति पर आधारित होगा। उसके चयन के लिए हम अपने सहस्त्र नेत्रों में से एक को पृथ्वी पर भेजेंगे, जिसमें हमारी दिव्य शक्तियां निहित होंगी। प्रभु के चेहरे पर एक मुस्कान थी। पर प्रभु, क्या होगा अगर आपकी शक्तियां किसी अयोग्य व्यक्ति को मिल गई? आगंतुक थोड़ा चिंतित लग रहा था। तो उसे इसके योग्य बनना होगा। जैसे जैसे वो इसके योग्य बनता जाएगा, वो उसी अनुपात में इसकी शक्तियों को जागृत करने में समर्थ होगा। प्रभु ने दृढ़निश्चयता से कहा। इतना कहकर प्रभु ने हाथ आगे किया, जिसमें एक आंख प्रकट हुई। उसके चारों ओर बिजली का जाल लिपटा हुआ था। फिर अगले ही क्षण वो आंख उड़कर अनंत अंतरिक्ष में चली गई। ठीक उसी समय पार्थ, जो रमेश से बात करने के बाद निराशा से भरा हुआ कुटिया से बाहर भाग गया था और वो उस बिजली की चपेट में आ गया था। वही इन सब बातों से अनजान पार्थ गहरी बेहोशी की अवस्था में लेटा था। न जाने कितना समय बीत गया। पार्थ ने अपनी चेतना वापस प्राप्त करना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे केवल एक ही चीज़ महसूस हो रही थी कि उसकी दाहिनी आंख में असहनीय दर्द हो रहा था। दाहिनी आंख। पार्थ एकदम से जम गया और अचानक उसे याद आया कि क्या हुआ था। इससे पहले कि वह बेहोश होता, अजीब सा दिखने वाला गोल संगमरमर सीधे उसकी दाहिनी आंख में जा लगा। अगर मेरी किस्मत ज्यादा खराब होती तो शायद मेरी दाहिनी आंख अंधी हो गई होती, और फिर इसकी तुलना उन बदसूरत एक आंख वाले समुद्री लुटेरों से की जा सकती है। जब उसने यहां तक सोचा, पार्थ को रोने की इच्छा हुई। धक 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 धक। अचानक उसने दिल की धड़कन के समान आवाज सुनी। ये बहुत ही परिचित और दयालु महसूस हो रही थी, जो उसकी दाहिनी आंख से गूंज रही थी और उसके अपने दिल की धड़कन के समान ही प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी दाहिनी आंख के बारे में सोचा और उसी क्षण उसकी चेतना उसकी दाहिनी आंख में विलीन हो गई। बूम! उसका दिमाग अचानक हिल गया और पार्थ की चेतना एक गहरे काले आयाम में चली गई। ये कौन सी जगह है? पार्थ एक अज्ञात डर से कांप उठा और ऐसी अजीब जगह को देखना उसकी जानकारी से पूरी तरह से बाहर था। उसकी चेतना घनघोर काली जगह के केंद्र से निकलने वाली फीकी सुनहरी रोशनी से आकर्षित हुई। वो हल्का सुनहरा प्रकाश इतना रहस्यमय और असीम रूप से गहरा लग रहा था। ये धीरे धीरे घूमने लगा, मानो ये प्राचीन काल से अब तक जीवित हो, जिससे लोगों को जीवन और अनंत काल दोनों का एहसास हो रहा हो। पार्थ को अपनी चेतना में एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी। प्राचीन नियम टूट गया है, बुराई फिर से हावी होगी और देवताओं की धरोहर एक खरब धूल में बदल जाएंगे। इस आवाज के साथ आने वाली आह इतनी प्राचीन और दुखद लग रही थी, जैसे कि यह प्राचीन काल से ही आया हो, और वो आवाज उस घनघोर काली जगह के चारों ओर गूंज रही थी। वहां कौन है? पार्थ की चेतना हिल गई और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। उसने इलाके का मुआयना किया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह आवाज अंतरिक्ष से आती प्रतीत हो रही थी। ब्रह्मांड में एक आत्मा है जो मेरे साथ पूरी तरह से मेल खाती है। क्या नियति की यही इच्छा है? रहस्यमय आवाज ने खुद से कहा। ये किसकी आवाज है? पार्थ ने अपने डर को दबा दिया और चिल्लाया। मेरी रक्त रेखा को पुनः प्रसारित करने के लिए आप सभी पर शासन करेंगे, हर जाति को नियंत्रित करेंगे। हे भाग्यशाली नौजवान, मुझे निराश मत करना। वो गहरी आवाज फिर से गूंजी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन है? पार्थ डरा हुआ और उत्साहित लग रहा था, लेकिन ये सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाया। सही समय आने पर तुम्हें खुद ही इसके बारे में पता लग जाएगा। घना काला क्षेत्र अचानक एक प्राचीन दिव्य ऊर्जा को पार्थ के दाहिनी आंख में उड़ेल देता है, जो धीरे धीरे उसी में लुप्त हो जाती है। सब कुछ शांत रहा। पार्थ ने एक लंबी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह और सोच पाता, उसकी दाहिनी आंख से एक दर्दनाक एहसास निकला। कमरे के भीतर सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। मेरी आंख! पार्थ चिल्लाया और अपनी दाहिनी आंख को हथेली से पकड़ लिया, जो अब लाल हो गई थी और दर्द से जल रही थी। इस समय पार्थ अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। ये उसकी कुटिया थी। पार्थ बिस्तर पर लेटा हुआ था और बिजली गिरने के बाद से उसके शरीर पर अभी भी जले हुए कपड़े के टुकड़े थे। इस समय उनकी दाहिनी आंख से आने वाले दर्द ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया और वो बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, दर्द अंततः कम हो गया। मेरी आंख!
पार्थ का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और धीरे धीरे उसकी दाहिनी आंख के चारों ओर हथेली की पकड़ ढीली हो गई। उसे यकीन था कि उसकी दाहिनी आंख अभी भी चीज़ों को देख सकती है, लेकिन जब उसने दाहिनी आंख से सूरज की रोशनी की पहली किरण देखी तो उसकी आंख में हुए तेज जलन महसूस हुआ। इस दर्द ने पार्थ को अपनी सांस बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसकी दाहिनी आंख सूर्य के प्रकाश के अनुकूल हो गई और अंततः बाहरी दुनिया को देख सकी। हालांकि इसके बाद जो चीज़ सामने आई उसने पार्थ को सदमे में डाल दिया। उस पल पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था जैसे हजारों अलग अलग रंगों में से एक हो गया हो। उसकी दाहिनी आंख की दृष्टि से सब कुछ बिल्कुल साफ और सुंदर लगने लगा था। पार्थ ने हवा में उन कणों को भी देखा जो निश्चित रूप से सामान्य दृष्टि नहीं देख सकती थी। उसने 100 मीटर दूर एक पेड़ पर चींटियों को और एक पत्ते पर शिराओं को भी स्पष्ट रूप से देखा। क्या चल रहा है? क्या मेरी दाहिनी आंख ऐसा भी कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने सदमे से गुजरने के बाद इसके बारे में सोचा और उसके चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दी। उसे यकीन था कि उसकी दाहिनी आंख में कई तरह के बदलाव हुए हैं और वह मूल आंख से कम 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। पार्थ ने एक दर्पण निकाला और उसे करीब से देखा। दाहिनी आंख का आकार पहले जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंख की पुतलियों का रंग पहले से गहरा था, और जब वह पूरी तरह से अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करता था तो उसकी पुतलियां सुनहरी रोशनी की एक फीकी चमक छोड़ती थी। ये परिवर्तन हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी पार्थ के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो रहस्यमयी आंख मेरी दाहिनी आंख से मिल गई है? पार्थ का दिल खुश था लेकिन साथ ही थोड़ा चिंतित भी था। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे से बाहर चला गया। पार्थ, तुम एक दिन और एक रात के लिए नहीं उठे, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। सावित्री ने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक था और साथ ही बहुत खुश था। माँ, मैं ठीक हूँ। पार्थ हंसा, हालांकि उसका चेहरा जल्द ही बदल गया। रुको माँ, तुमने कहा कि मैं एक दिन और एक रात बेहोश रहा, और तुम यहाँ कब आई? हाँ, उस दिन तुम पर बिजली गिरी थी तो गुरुकुल ने हमें इसकी सूचना दी। मैं और तेरे पिताजी दोनों भागकर यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ के वैद्य ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम बस बेहोश थे। इतना कहकर माँ सावित्री ने अपनी आंसुओं से भीगी आंखें पोंछीं और पार्थ को ध्यान से देखा। जब वे बात कर रहे थे पार्थ का पेट अचानक से गुड़गुड़ाया, तभी उसे भूख का एहसास हुआ। पर वो कहते हैं न कि माँ बिन कहे ही सब कुछ जान जाती है। वो धीरे से मुस्कुराए। आजा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ खाना बनाती हूँ। सावित्री रसोई में गई और उधर व्यस्त हो गई। इस समय पार्थ ने सब कुछ देखने के लिए अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करना जारी रखा और महसूस किया कि उसके शरीर में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसकी प्रतिक्रिया की गति थी। मम्मम। जब वो खाना खा रहा था पार्थ की नज़र एक मक्खी पर पड़ी। उसकी दाहिनी आंख ने मक्खी के उड़ने का मार्ग देखा। वह लिंग का भेद भी कर सकता था और उसने उसके पंखों पर धारियों को भी देखा। शूश। उसने पास ही रखा चाकू उठाया और उसे मक्खी की दिशा में लहराया। अचानक गुंजन की आवाज़ बंद हो गई। हा हा हा। पार्थ ने अपने चाकू से मारी गई मक्खी को देखा और उसे दिल में हंसी आई। अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। उसकी दाहिनी आंख की वजह से पार्थ की प्रतिक्रिया की गति सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक हो गई थी। खाने के बाद पार्थ ने ऊर्जा से भरा महसूस किया, इसलिए वह गुरुकुल के अखाड़े की ओर चल पड़ा। उसे आभास था कि उसकी दाहिनी आंख का परिवर्तन संभवतः उसका पूरा जीवन बदल सकता है। उसकी दाहिनी आंख से गर्मी की सिहरन निकली और उसके बाद एक दिल की धड़कन की आवाज़। वह नहीं जानता था कि जो रहस्यमय आंख उसकी अपनी आंख में विलीन हो गई थी, उसकी वजह से उसकी रक्तरेखा और शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। गुरुकुल के अखाड़े में पार्थ सामान्य की तरह ही था और उसने अपनी मुट्ठी की आधार युद्ध कौशल तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तभी उसे दूसरी तरफ से उसका पड़ोसी रमेश आता हुआ दिखाई दिया। मैंने सुना कि तुम पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, क्या तुम अब ठीक हो? उसने पार्थ को ऊपर से नीचे ध्यान देखा और पूछा। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो यहाँ आया, वरना अभी भी बिस्तर पर आराम कर होता। पार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। रमेश ने थोड़ा उत्सुक लगते हुए पूछा। एक काम करो, जरा तुम भी अपने ऊपर बिजली का झटका महसूस करो, तब शायद तुम्हें भी पता चल जाए। पार्थ ने बात को टालते हुए मजाक के लहजे में कहा। रहने दे भाई, मुझे नहीं लेना ऐसा अनुभव। रमेश ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। दोनों ने थोड़ी ऐसे ही बातचीत की और फिर अभ्यास में जुट गए। हा, पार्थ, तुम अंत में यहाँ आ गए हो। मुझे लगा कि तुम कछुए की तरह अपने खोल में छिपे होगे। अखाड़े के मैदान के दूसरी तरफ से एक हंसी आई। धत्तेरी की, पार्थ ने अपने दिल में कहा और फिर मांसल शरीर वाले बलराज को देखा जो ऊपर आने के दौरान बड़े बड़े कदम उठा रहा था। फिर उसने बलराज के साथ एक वार वाली लड़ाई को याद किया। बलराज की हंसी के साथ अखाड़े में गुरुकुल के कई शिष्य इकट्ठा हो गए। ऐसा लगता है कि इसे टाला नहीं जा सकता।
पार्थ ने आह भरी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो केवल चलकर उनकी तरफ आ सकता था। पार्थ, तैयार हो जाओ। एक चाल, तुमको नीचे गिराने के लिए मुझे केवल एक चाल की आवश्यकता होगी। बलराज का विशाल शरीर एक बाघ की तरह लग रहा था और पार्थ की ओर दबाव बना रहा था। जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, बलराज ने अजीब मुद्रा का प्रयोग किया और उसके दोनों हाथ और शरीर सिकुड़ गए, जिससे सभी को एक जहरीले सांप की तरह एक अंधेरा और डरावना एहसास हुआ। पार्थ को ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वह एक जहरीले सांप द्वारा कैद कर दिया गया हो। वाह, यह जहरीले सांप के उच्च श्रेणी वाली युद्ध कला तकनीक 15 परिवर्तन है। भीड़ से बलराज की चाल को पहचानने वाले किसी व्यक्ति की उत्तेजित चीख सुनाई दी। उच्च श्रेणी वाली युद्ध कला तकनीक, ये कैसे संभव है? अधिकांश शिष्य जिनका युद्ध पद तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, उन्हें भी युद्ध कला पुस्तकालय में जाकर केवल मध्यम श्रेणी की युद्ध कला तकनीक ही प्राप्त हो सकती है। बलराज को उच्च स्तर कैसे मिल सकता है? आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन बलराज के दादा गुरुकुल के बुजुर्गों में से एक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बलराज को एक चाल से जीतने का विश्वास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जहरीले सांप के 15 बदलावों को सीखा है। अखाड़े के आसपास के सभी शिष्यों को एक ठंडक का एहसास हुआ, यहाँ तक कि उनमें से कुछ जिनकी साधना बलराज से अधिक थी, उनके चेहरों पर भी गंभीर भाव था। ये बेवकूफ़ तो आज पिटेगा, भला इतने शानदार युद्ध कौशल तकनीक के सामने इस बच्चे की क्या औकात है, एक शिष्य ने कहा। पार्थ, जरा संभल कर, इस तकनीक की शक्ति बहुत ही भयानक है, रमेश ने पार्थ को चेतावनी देते हुए कहा। ये सच में एक उच्च स्तर का युद्ध कौशल है। पार्थ ने ठंडी सांस ली। हिमगिरी गुरुकुल में मूलाधार चक्र जागृत कर चुके शिष्य भी केवल निम्न या मध्यम श्रेणी वाली युद्धकला सीख सकते थे। पार्थ की साधना अभी तक तीसरे स्तर पर ही पहुंची थी, इसलिए वो गुरुकुल की युद्धकला पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सका और न ही कोई अन्य युद्धकला सीख सका। जहरीले सांप का 15 परिवर्तन एक उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल था और इससे दुश्मन को गहरा आघात लगता है। इस समय बलराज के हिलते हुए हाथ से भी पार्थ को भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कि उसे बस हिलने की जरूरत थी और जहरीला सांप हमला कर देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि बलराज में मुझे एक ही चाल में हराने का आत्मविश्वास है। पार्थ का दिल धड़क उठा, क्योंकि वह जानता था कि सामान्य परिस्थितियों में वह एक उच्च श्रेणी वाले युद्ध कौशल के खिलाफ एक चाल भी नहीं चल सकता था। और फिर बलराज की साधना उनकी अपनी साधना से एक स्तर अधिक भी थी। पे दबाव में पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख को हिलते हुए महसूस किया, इससे उसे एक उत्साह का एहसास हुआ। पार्थ ने अब अपनी सारी शक्ति दाहिनी आंख में डाल दी और बलराज को देखने लगा। किसी को एहसास नहीं हुआ कि इस समय पार्थ की दाहिनी आंख से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। पार्थ को लगा जैसे उसकी दृष्टि में बलराज का शरीर बड़ा हो गया था और हर बदलाव, जिसमें उसकी सांस लेने की दर, दिल की धड़कन, शरीर की मांसपेशियां, नसें शामिल थीं, वे सभी उनकी दाहिनी आंख से देखे जा सकते थे। और उस पल दुनिया कई गुना धीमी लग रही थी। हालांकि दुनिया की गति धीमी नहीं हुई, परिवर्तन तो पार्थ की अपनी प्रतिक्रिया की गति में थी। दबाव में पार्थ का दिल बेहद शांत महसूस कर रहा था। उसके प्रतिद्वंद्वी बलराज को एक अनजानी सिहरन महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे रहस्य देख लिए गए हों। जहरीले सांप का चौथा परिवर्तन। बलराज का चेहरा धुंधला सा था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सबसे मजबूत प्रहार का इस्तेमाल किया। उसका शरीर विषधर सर्प तथा बिजली के समान तीव्र था। शूश, एक झटके में बलराज की 2 उंगलियां एक साथ आई और एक जहरीले सांप के दांतों की तरह पार्थ की ओर चली गई। इतनी तेजी, बहुत से गुरुकुल के शिष्यों ने सोचा। युद्धपथ का तीसरा स्तर पार चुके कई युवाओं ने यह भी नहीं देखा कि बलराज कैसे आगे बढ़े। जिस पल बलराज की दांत जैसी उंगलियां पार्थ से टकराने वाली थीं, बूम, अचानक एक जोरदार मुक्का हवा में उछला, बलराज की बांह पर लगा, जिससे वह दूर जा गिरा। क्या हुआ? एक शिष्य ने कहा। बलराज ने महसूस किया कि उसका शरीर थरथरा रहा है, क्योंकि सदमे के कारण उसका शरीर अकड़ गया था और उसका हाथ सुन्ना हो गया था। उसकी उंगलियां, जो पार्थ की छाती से केवल आधा इंच की दूरी पर थीं, लेकिन और आगे नहीं बढ़ पाई थीं। बलराज के पेट में अचानक दर्द महसूस हुआ और उसे एक चीख के साथ उड़ता हुआ अखाड़े के बाहर चला गया। ये कैसे हुआ? सभी शिष्य सदमे में चिल्लाए। एक चाल, तुम हार गए। तो क्या अब बलराज अपनी हार स्वीकार कर लेगा या फिर चलेगा कोई खतरनाक चाल? आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में? CH3 जादुई एहसास। अध्याय 3 जादुई एहसास। एक बार, लो तुम हार गए। पार्थ में सदमे और उत्तेजना की अभिव्यक्ति थी जिसे छिपाना मुश्किल था। मैं जीत गया, और मैं एक ही चाल में जीत गया। पार्थ ने राहत की सांस लेते हुए मन ही सोचा। हा, ये हुई ना बात, क्या वार किया है, एक ही बार में चारों खाने चित। रमेश ने खुशी से लगभग उछलते हुए कहा। बाकी के शिष्य जो वही खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, पूरी तरह से अवाक थे। तुम्हें पता है पार्थ,
कल ये मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और बोला कि पार्थ से कह दो कि चूहे की तरह छुपना बंद करे और आकर मेरा सामना करे। रमेश ने कहा। अच्छा, पार्थ ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, वैसे मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मन किया कि साले को वही दो भी पछाड़ दे दूं। लेकिन फिर सोचा कि जाने दो, कोई देखेगा तो कहेगा कि मैं भी इसी की तरह का हूं जो केवल कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखाते हैं, इसीलिए मैंने इसे जाने दिया। रमेश ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर आगे कहा। असल में उस समय तो रमेश की भी डर के मारे हालत खराब हो गई थी। कहने के लिए तो उसने अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया था, लेकिन अभी भी उसमें वो शुरुआती स्तर पर ही था जिससे उसकी शक्तियां अभी तक स्थिर नहीं हो पाई थी। साथ ही पार्थ की तरह ही कमजोर पृष्ठभूमि से आने के कारण उसके पास भी कोई ताकतवर युद्ध कला तकनीक भी नहीं थी जिससे कि वो बलराज के 15 परिवर्तन के वार का सामना कर पाए। इसीलिए बेचारे ने चुपचाप बलराज की बात सुन ली थी। पास में खड़े कुछ लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि बलराज अपने से कमजोर प्रतिद्वंद्वी से कैसे हार सकता है, जबकि उसका हमला बहुत तेज था, यहाँ तक कि वे खुद भी उसका वार रोकने में सक्षम नहीं हो पाते। लड़ाई से पहले पार्थ को भरोसा था कि दाहिनी आंख की शक्तियों के कारण वो बलराज की वारों में से एक को अवरुद्ध करने में सक्षम होगा, और यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो वह 10 से अधिक चालें भी रोकने में सक्षम हो सकता है। लेकिन उसकी दाहिनी आंख की वजह से बलराज की सभी गतिविधियां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, और जब दाहिनी आंख अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय हो गई तो पार्थ ने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी की चाल धीमी और बचकानी लग रही थी। हालांकि परिणाम उसकी उम्मीदों से काफी अच्छा रहा। वह दंग रह गया क्योंकि उसने बलराज के कौशल में दोष देखा। दोष, एक उच्च स्तर वाली युद्ध कला तकनीक में दोष। पार्थ भी इसे नहीं समझ पाया कि भला वो प्रतिद्वंद्वी के दोषों को इतनी आसानी से कैसे देख सकता है। लेकिन शायद ये इसलिए था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने तकनीक को पूरी तरह से तराशा नहीं था। अंत में पार्थ ने सहज भावना से उस वार पर अपनी प्रतिक्रिया की, ठीक उसी तरह जैसे उसने मक्खी के साथ किया था, और प्रतिद्वंद्वी पर एक घातक वार किया जिससे वह एक चाल में जीत गया। युद्ध कला के क्षेत्र के सभी शिष्य अभी भी हैरान थे। क्या मैंने कुछ गलत देखा? जो हारा वह बलराज था। आप ठीक कह रहे हैं, जो व्यक्ति हारा वह बलराज ही था। गुरुकुल के सभी शिष्यों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उनके चेहरे अजीब थे। ये कैसे संभव है? मैं इस बच्चे से कैसे हार सकता हूँ? बलराज का चेहरा सवालों से भरा था। हाँ, वह इतने अचानक से हार गया कि खुद उसे भी कुछ समझ नहीं आया। इस समय पार्थ और बलराज के चेहरे के भाव आश्चर्य से भरे थे। यह जरूर दुर्घटना से हुआ होगा। जब गुरुकुल के शिष्यों ने बलराज के चेहरे के भाव देखे तो वे कुछ कुछ समझ गए। इतना कहने के बाद सभी ये मानने लगे कि जरूर पार्थ गलती से जीत गया होगा। आप ठीक कह रहे हैं, शायद इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो गलती से जीत गया। हाँ, उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, वरना भला खुद से कई गुना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराया जा सकता है। भीड़ पार्थ की जीत के कारण पर सहमत हुई। भाग्य, शायद। पार्थ ने एक फीकी मुस्कान दी और जाने के लिए मुड़े। कमीने, वही रुक जाओ। बलराज ने अपना पेट पकड़ लिया और धीरे धीरे खड़े होने से पहले उसने कहा, पार्थ, तुम पहले भाग्यशाली थे इसलिए तुम जीत गए, वरना तुम्हारे पास मेरा एक भी हमला रोकने की ताकत नहीं है। चलो फिर से लड़ते हैं। फिर से लड़ें। क्या एक बार पिटकर अभी मन नहीं भरा? रमेश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। पार्थ ने अपनी भौहें टेढ़ी की और बलराज को देखा। सबसे पहले तुम्हें पहले ही चोट लगी है। दूसरे, मेरे पास समय नहीं है तो पहले खुद को ठीक करो और थोड़े ताकतवर बनो, फिर मुझसे लड़ने आना। ये कहने के बाद वे युद्ध कला के मैदान में एक कोने की ओर मुड़ा और आगे बढ़ गया। उसके पीछे मायूस शिष्यों का समूह हैरानी से उसे देख रहा था। हरामी, मेरे ठीक होने के बाद मैं जहरीले सांप के अपने 15 बदलावों को पूरा करूंगा, फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। बलराज के चेहरे पर गुस्से का भाव था और वह बिना कुछ बोले निकल गया। अगर हम लड़ाई को पीछे मुड़कर देखें तो बलराज के हारने के अपने कारण थे और इसके 3 मुख्य कारण थे। सबसे पहले, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर समझा। दूसरे, उसने जहरीले सांप के 15 परिवर्तनों की केवल पहली 4 चालें ही सीखी थीं, और उनमें अभी भी कई दोष थे क्योंकि वो इन 4 चालों में भी महारत हासिल नहीं कर पाया था। तीसरा, पार्थ का भाग्य बहुत अच्छा था क्योंकि उसके पास अब रहस्यमय आंख जो थी। अल्पविराम अल्पविराम। वही अखाड़े के दूसरी तरफ पार्थ ने दोबारा अभ्यास करना शुरू किया। मेरे आखिरी लड़ाई जीतने में सक्षम होने का मुख्य कारण ये था कि बलराज मुझे बहुत कमजोर समझता है, साथ ही उसने अभी तक उच्च श्रेणी की युद्ध कौशल तकनीक के महारत हासिल नहीं की थी, जिससे मुझे उसकी कमजोरी पर वार करने का मौका मिल गया। उद्धरण चिन्ह। पार्थ को अपने दिल में इसका जवाब पता था। बलराज के साथ अगली लड़ाई निश्चित रूप से उसके लिए आसान नहीं होगी, और यदि वह जहरीले सांप के 15 बदलावों की पहली 4 चालों में महारत हासिल कर लेता है, फिर तो पार्थ को भी फिर से जीतने का कोई भरोसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्धपथ के दूसरे स्तर और तीसरे स्तर की शक्तियों के बीच का बहुत बड़ा अंतर था।
युद्ध पथ में कुल 10 स्तर थे। पहले 4 स्तरों को शक्ति स्तर के रूप में जाना जाता था। शक्ति स्तर अधिक ताकत हासिल करने और अपनी नींव बढ़ाने के बारे में थे। इसलिए युद्ध पथ के पहले स्तर और दूसरे स्तर में ताकत के मामले में लगभग 50 किग्रा, तो वही दूसरे स्तर और तीसरे स्तर में ताकत के मामले में लगभग 100 किग्रा का अंतर था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में दूसरे स्तर पर होकर युद्ध पथ की तीसरे स्तर के योद्धा को हरा देना बेहद आश्चर्यजनक था, और वो भी सिर्फ एक चाल से जीतना नामुमकिन। मुद्दे की बात यह है कि मुझे अभी भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर से धातु मुष्टिका का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल। धातु मुष्टिका पानी की तरह शांत लग रही थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दोषरहित। जैसे ही पार्थ ने अपनी चाल पूरी की, उसके चेहरे पर एक उत्साह था। धातु मुष्टिका में कुल 30 चालें थीं और वह अब उन्हें एक सांस में समाप्त कर सकता था, और वो भी पहले से तेज गति के साथ, साथ ही उसके वार की शक्ति भी बढ़ गई थी। अभ्यास खत्म करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका रक्त संचार पहले से बेहतर लग रहा था और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा था। उसे लगा जैसे कि वह जल रहा हो। धक धक, साथ ही उसकी दाहिनी आंख से आने वाली धड़कन और भी स्पष्ट हो गई। पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को गहरे काले आयाम के साथ जोड़ दिया। आयाम के केंद्र में एक फीकी सुनहरी रोशनी जल रही थी। शुरुआत में हल्के सुनहरे रंग की रोशनी का दायरा लगभग 2.25 सेमी था और यह विशेष रूप से हल्की थी। हालांकि अब हल्की सुनहरी रोशनी की लंबाई और चमक बढ़ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दाहिनी आंख की क्षमता सीधे मेरी अपनी ताकत से जुड़ी हो? पार्थ ने अपने दिल में अनुमान लगाया। उसकी दाहिनी आंख में हुए बदलावों ने उसे अपना भाग्य बदलने का एक मौका दिया। सबसे पहले इसने उसे बलराज को हराने का मौका दिया। दूसरा, जब उसने अपनी तकनीक का अभ्यास किया तो वो शक्तिशाली महसूस करने लगा। दोबारा पार्थ की आंखें तेज हो गईं जब उन्होंने फिर से धातु मुष्टिका का अभ्यास करना शुरू किया। पार्थ की गति और भी तेज हो गई और चालें एक दूसरे के साथ संतुलित होने लगी, जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ गया। तीसरी बार अभ्यास करने के बाद गति पहले से 2 गुना तेज हो गई थी और साथ ही चालों के संतुलन से उनकी शक्ति बढ़ गई थी। अपनी सांसों से उसने महसूस किया कि उसका रक्त संचार बेहतर हो गया है और उसके शरीर के अंग जो पहले कमजोर थे वे भी मजबूत होने लगे थे। इस गति से मुझे युद्ध पथ के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बस कुछ और दिनों की आवश्यकता होगी। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी प्रगति बहुत स्पष्ट थी। उसने रात तक अभ्यास किया और फिर अपना पसीना पोंछा और वापस अपनी कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया में पहुंचने के बाद भी वह अपनी दाहिनी आंख में बदलाव के बारे में सोच रहा था। मेरी रक्त रेखा को पुनः प्रसारित करने के लिए आप सभी पर शासन करेंगे, हर जाति को नियंत्रित करेंगे। हे भाग्यशाली नौजवान, मुझे निराश मत करना। उसे बेहोश होने से पहले गहरे काले आयाम से आई आवाज याद आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आंख किसी ईश्वर या किसी प्राचीन योद्धा से आई हो और एक दुर्घटना में मेरी अपनी आंख में विलीन हो गई? पार्थ ने फिलहाल के लिए इसे ही सच मान लिया। रात में भी जब उसने अपनी आंख खोली तब भी उसे बाहर सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पार्थ की आंख पर रात के अंधेरे का कोई प्रभाव नहीं था। उसकी आंखें ने अभी भी उन पक्षियों को देख सकती थी जो कुछ मील दूर थे। पार्थ रात में अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख से एक अदृश्य ऊर्जा निकल रही है जो उसके खून और शरीर में मिल गई। इस अजीब एहसास के साथ पार्थ सो गया। दूसरी सुबह पार्थ उठा, अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ और छोटे आंगन में अभ्यास करने चला गया। ये बहुत पुरानी कुटिया है और इसका पर्यावरण भी खराब है। जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी कुटिया के अंदर रहने जाऊंगा, पार्थ ने अपने दिल में सोचा। जल्दी से उसने धातु मुष्टिका की 30 चालों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मुंह के हवा को तेजी से काट रहे थे और अब उनमें भयानक शक्ति थी। जैसे ही पार्थ ने कुछ मुके हवा में चलाए, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि उसका खून खौल रहा था और शरीर भी शक्ति की आभा बिखेर रहा था। हर मुक्के में कम से कम 200-250 किलोग्राम का बल था। क्या? पार्थ हैरान था और उसकी 2 मुट्ठियां लाल रोशनी के 2 गोले के रूप में जल गईं। उसने एक मुक्का अपने सामने स्थित बड़े पेड़ को मारा और एक शाखा जो कि 6 इंच मोटी थी टुकड़े टुकड़े हो गई। नहीं, ये निश्चित रूप से दूसरे स्तर की ताकत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? पार्थ का दिल उछल गया। अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी शक्ति लकड़ी के एक ठूंठ में झोंक दी। धम! उस प्रहार से जमीन हिल गई और लकड़ी के उस ठूंठ के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसने अपनी हथेली कम से कम 70 किलो के एक पत्थर को मारी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जो युद्धपथ के दूसरे स्तर के योद्धा प्राप्त कर सकते थे। युद्धपथ का तीसरा स्तर। मैं युद्धपथ के तीसरे स्तर तक पहुंच गया हूं। पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर के अंदर की शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। ये सच में एक जादुई एहसास था।
उसने पहले सोचा था कि तीसरे स्तर तक पहुंचने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह एक रात की नींद के बाद ही पहुंच जाएगा। उसकी चेतना उसकी दाहिनी आंख के अंदर चली गई। वहां पार्थ ने पाया कि हल्की सुनहरी रोशनी अब लगभग 2.25 सेमी से 3.20 सेमी तक फैल गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा पहले से बेहतर थी और उसमें अलग अलग बदलाव भी थे जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके, और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। अध्याय 4 कार्तिक असवाल की धमकी। युद्ध पथ का तीसरा स्तर हासिल करने के बाद मैं अब सबसे कमजोर नहीं रहूंगा, और साथ ही मुझे गुरुकुल प्रतियोगिता में भाग लेने का भी अधिकार होगा। पार्थ बहुत उत्साहित था लेकिन जल्द ही शांत हो गया। युद्ध पथ में कुल 10 स्तर थे जो कि पिरामिड के समान होते थे। पिछले स्तर की तुलना में हर नया स्तर हासिल करना ज्यादा कठिन था। हर कोई जानता था कि पहले 4 स्तरों को, जिसमें मूलाधार चक्र जागरण भी शामिल है, शक्ति स्तर कहा जाता था, और उस योद्धा को प्रारंभिक योद्धा के रूप में भी जाना जाता था। जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि एक मजबूत इमारत के लिए एक शक्तिशाली नींव की आवश्यकता होती है, इसीलिए युद्ध कला के शक्ति स्तर में शरीर की शक्ति और स्थिरता पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बाद के स्तरों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान की जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूलाधार चक्र जागृत होने के पश्चात शरीर बहुत ही तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, और अगर योद्धा का शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं रहा तो उसका शरीर उस प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर में विस्फोट हो जाएगा। हालांकि प्रारंभिक योद्धा अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होते थे क्योंकि इसे केवल युद्ध कला के विशाल साम्राज्य का प्रवेश द्वार ही माना जाता था, लेकिन मूलाधार चक्र जागरण के पश्चात जब साधक इस चक्र की संपूर्ण शक्ति को अवशोषित करके इसके शिखर तक पहुंच जाए तो उसकी शक्ति को नीचे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस साधक के पास कम से कम 400 किलो की ताकत होगी, जो कि किसी प्रतिभाशाली साधक के पास 500 किलो से अधिक भी पहुंच सकती है। वे बाघों को चीर सकते थे और भालुओं को सिर्फ अपने हाथों का प्रयोग करके नष्ट कर सकते थे। हालांकि पार्थ केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंच पाया था। उसके पास लगभग 250-300 किलोग्राम की ताकत थी, जो सामान्य लोगों की क्षमताओं से काफी बाहर थी। यदि उसके पास एक मजबूत युद्ध कौशल भी होता तो दसियों सामान्य लोग भी उसका सामना नहीं कर पाते। अगर मैं जल्द ही अपने पहले ऊर्जा चक्र यानी मूलाधार चक्र को जागृत कर सकता हूं तो मेरे पास लगभग 400-450 किलोग्राम की ताकत हो जाएगी, जो मेरी कुल ताकत की दोगुनी होगी। पार्थ ने अपने दिल में सोचा। बेशक वह जिस चीज के लिए तरस रहा था वह मूलाधार चक्र को जागृत करना था। कुंडलिनी चक्रों के दूसरे से चौथे चक्र अर्थात स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र को संचित स्तर के रूप में जाना जाता था। उन्हें जागृत करने वाले योद्धा को वीर योद्धा के रूप में भी जाना जाता था, जो कि वास्तविक योद्धा माने जाते थे। इस दायरे में प्रवेश करने के बाद वीर योद्धा के पास सिर्फ एक मजबूत शरीर और खून ही नहीं होगा, बल्कि वे अपने अंदरूनी अंगों को भी मजबूत कर सकते थे और आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति का उपयोग कर सकते थे, जो कि शुद्ध मांसपेशियों के हमलों से अधिक शक्तिशाली होता था। एक बार जब वे संचित स्तर तक पहुंच गए तो वे सांसारिक लोगों के दायरे को छोड़कर एक उच्च स्तर में प्रवेश कर जाते थे। जब पार्थ पोखरी गांव में था तभी से उसमें एक सच्चे वीर योद्धा बनने की ललक थी, और हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश करने से यह सपना एक कदम और करीब आ गया था। अल्पविराम युद्ध पथ के तीसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद पार्थ ने तुरंत अपने माता पिता को बताया। युद्ध पथ का तीसरा स्तर। उसके पिता भरत और मां सावित्री दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने गहरी सांसें लीं। वे जानते थे कि पार्थ इस उम्र में बाहरी मदद के बिना तीसरे स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए उसकी प्रतिभा को कुछ लोगों से बेहतर कहा जा सकता है। अगले 2 महीनों के लिए आपको बस इतना करना है कि गुरुकुल प्रतियोगिता की तैयारी करो। हमें ये नहीं चाहिए कि आप बहुत अच्छा करें, बस अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरिए। उसके पिता भरत ने एक सुखद मुस्कान प्रकट की। मां सावित्री की भी एक प्रसन्न मुस्कान थी। पार्थ के इस कदम तक पहुंचने के लिए वे बहुत खुश थे, और लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। हालांकि पार्थ का लक्ष्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। वह एक सच्चा वीर योद्धा बनना चाहता था। शायद वह युद्ध पथ के शिखर तक भी पहुंच जाए। तीसरे स्तर पार करने के बाद गुरुकुल के भीतर मेरी स्थिति अब पहले से बेहतर है, और साथ ही अब मैं युद्ध कला पुस्तकालय की पहली मंजिल में प्रवेश कर सकता हूं। गुरुकुल के युद्ध कला पुस्तकालय में कई अलग अलग युद्ध कौशल तकनीकें शामिल थी। इस बारे में सोचते हुए पार्थ तुरंत युद्ध कला पुस्तकालय की ओर चल दिया। पार्थ आधे रास्ते में किसी लड़की की हल्की सी चौंकने वाली आवाज ने उसे रोक लिया। उस लड़की की आवाज ने उसे किसी परिचित के होने का एहसास कराया। पार्थ का शरीर अकड़ गया। उसकी तरफ एक लड़का और लड़की आए जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। लड़का बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए था, घनी भौहें, सीधी लंबी पीठ और आंखों में तेज था।
उसकी साधना मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गई थी। उसके आसपास के अन्य शिष्य उसके द्वारा छोड़े गए दबाव को महसूस कर सकते थे। वह बाहरी शिष्यों में से एक कार्तिक असवाल था, जो कि गुरुकुल के बाहरी शिष्यों की योग्यता सूची में तीसरे स्थान पर है। उसके आसपास के शिष्य उत्साह और भय से भरे चेहरों के साथ आपस में बात कर रहे थे। रेशमा कार्तिक असवाल के साथ आई थी। वह सफ़ेद कपड़े पहने एक युवती थी, जिसकी उम्र पार्थ के समान थी, लगभग 14 या 15। उसके पास एक स्पष्ट सुंदर चेहरा था। रेशमा, पार्थ ने सफ़ेद कपड़े पहने लड़की को देखा और उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। उसके सामने वही लड़की थी जो आधे साल पहले उसके साथ गुरुकुल में आई थी। रेशमा। पोखरी गांव में रेशमा उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हालांकि हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद वे एक दूसरे से दूर हो गए और अब लगभग पूरी तरह से अजनबी हो गए थे। रेशमा ने हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद अपनी सुंदरता का उपयोग करते हुए कार्तिक असवाल के साथ दोस्ती कर ली, जो बाहरी शिष्यों में तीसरे स्थान पर था, और फिर अपनी अदाओं का उपयोग करके उसने आधे महीने पहले युद्धपथ का तीसरा स्तर भी हासिल किया। रेशमा ने कार्तिक असवाल से कुछ कहा। ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा देर मत करो। कार्तिक असवाल ने अपना सिर हिलाया और एक तरफ झुक गया, पार्थ को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। रेशमा पार्थ के सामने चली गई और एक जटिल तरीके से और एक छोटी सी आह के साथ कहा, पार्थ, मुझे देखकर खुशी हुई कि आप तीसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। हालांकि मैं आपको कुछ सलाह देने जा रही हूं कि ज़्यादा जिद्दी न बने। मुख्य गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद मैंने महसूस किया है कि पोखरी गांव का गुरुकुल यहाँ की तुलना में बहुत छोटा और कमज़ोर था। तुम कहना क्या चाहती हो? पार्थ ने ठंडे भाव से सवाल किया। रेशमा के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा था, लेकिन उसने अभी भी अपने गुस्से को रोका और कहा, पार्थ, मैं आपको एक बार और सलाह देने जा रही हूँ कि कार्तिक के पास जाओ और अपनी निष्ठा को उनके लिए समर्पित करो। उनकी मदद से इस तरह आप समस्याओं से बच सकते हैं और तभी आप मुख्य हिमगिरी गुरुकुल में अन्य शिष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। समर्पित करना। पार्थ ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। वह अपने पूरे जीवन में किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद को अभी भी वही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा समझ रहे हो? सपनों की दुनिया से बाहर आओ पार्थ। अब हम पोखरी जैसे छोटे से गांव में नहीं है, जहां दूसरे स्तर वाले को सर आंखों पर बिठाया जाता था। यहां दूसरा और तीसरा स्तर सबसे कमजोर माना जाता है, और अगर आपके पास किसी ताकतवर का साथ नहीं है तो हर आने जाने वाला तुम्हें प्रताड़ित करेगा। रेशमा ने समझाते हुए कहा। हालांकि रेशमा की बात सच थी और ये बात पार्थ भी समझता था, लेकिन किसी के सामने सर झुकाना, ये तो उसने तब भी नहीं किया जब बलराज जैसे लोग उसे आए दिन उसे परेशान करते थे और वो खुद से ही निराश हो गया था। लेकिन अब जब उसके पास अपनी दिव्य दाहिनी आंख का साथ भी था, फिर तो किसी के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपनी दाहिनी आंख की मदद से उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां बलराज और कार्तिक जैसे लोगों की औकात किसी चींटी से ज्यादा नहीं होगी। उसे बस पूरे दृढ़ निश्चय और तन्मयता के साथ अपना अभ्यास जारी रखना है। जहां तक कार्तिक असवाल की बात है तो उसके पास एक ठंडी आभा थी और वह बेहद घमंडी था। हर बार जब वो पार्थ को देखता था तो अपना सर ऊंचा करके और छाती तान के खड़ा हो जाता था, जैसे कि वह उसकी तुलना में बहुत महान हो। ऐसे किसी के सामने झुकना तो दूर, पार्थ के लिए उन्हें नजर उठाकर देखना भी ग्वारा नहीं था। पार्थ की अभिव्यक्ति को देखकर रेशमा को तुरंत पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे जैसे वे एक साथ बड़े हुए, उसने पार्थ को अच्छी तरह से समझा था। रेशमा वापस कार्तिक असवाल के पास गई और कुछ बड़बड़ाए। वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, ये बेकार कचरा। कार्तिक असवाल ने ठंडे स्वर में कहा। बेकार कचरा? पार्थ की भौहें टेढ़ी हो गईं। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि पार्थ ने रेशमा की सलाह को नकार दिया था। ये उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। लेकिन कार्तिक असवाल ने एक विराम लिया और ठंडेपन से कहा, मैंने सुना है कि तुम पोखरी गांव की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा हो, लेकिन हिमगिरी गुरुकुल में तुम बस एक छोटे से कीड़े हो। हम गुरुकुल प्रतियोगिता में मिलेंगे और मैं तुम्हें सिर्फ एक चाल में हरा दूंगा। जैसा तुम चाहो, हम प्रतियोगिता में मिलेंगे। पार्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर युद्ध कला पुस्तकालय की ओर मुड़ गया। वह बेवजह बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वे 2 महीने बाद उन्हें वैसे भी लड़ना ही था और तब जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। जैसे ही रेशमा की नज़र पार्थ के पास से गुजरी, उसकी नज़र थोड़ी थोड़ी चमकने लगी। इस समय उसे पार्थ से एक अजीब सा एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिसे वह समझ नहीं पाए। वह निश्चित रूप से सोचता है कि वो प्रतिभाशाली है। कार्तिक असवाल ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने पार्थ को एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा। गुरुकुल के बाहरी शिष्यों में जो लोग अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर चुके थे, वे 70 लोगों से अधिक नहीं थे, और इनमें से तीसरे स्थान पर होना, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उन दोनों में कितना अंतर है। रेशमा ने अपने दिल में एक गहरी आह भरी। पार्थ बस अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा था। रेशमा कार्तिक असवाल की ताकत को अच्छी तरह से समझती थी, यहाँ तक कि मूलाधार चक्र जागृत कर चुके कुछ योद्धा उसकी एक चाल को भी नहीं रोक सके।
थोड़ी देर बाद पार्थ गुरुकुल के महत्वपूर्ण स्थान युद्ध कला पुस्तकालय में आए। गुरुकुल के लिए युद्ध कला पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए इसकी रखवाली बुजुर्ग करते थे। शाखा शिष्य। पुस्तकालय के अंदर सफ़ेद धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग ने पार्थ की पहचान को देखा और अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। श्रेष्ठ। पार्थ का चेहरा विनम्र था, वह बुजुर्ग की ताकत को जानता था। अपनी दाहिनी आंख से उसे बुजुर्ग से किसी रहस्यमयी शक्ति का आभास हुआ। ये लाल आभा की एक परत थी जो उनके रक्त और त्वचा के बीच थी। वो शक्ति लगातार उनकी नसों के माध्यम से घूम रही थी और किसी भी समय हमला कर सकती थी। पार्थ को पता था कि सफ़ेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति को उच्च स्तर तक विकसित कर लिया है, जो कि एक पल में उसके जैसे 100 लोगों को नष्ट कर सकता है। केवल स्वाधिष्ठान चक्र या ऊपर के योद्धा ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर सकते हैं। रेशमा, बलराज या उनके समान स्तर वालों के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। पार्थ ने प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठ, मैं पुस्तकालय की दूसरी मंजिल में जाना चाहता हूँ। 14 साल की उम्र में तीसरा स्तर हासिल करना औसत है। हालांकि इससे पहले कि आप एक आंतरिक शिष्य बन जाएं, मुझे आपको बताना चाहिए कि पुस्तकालय में शाखा शिष्यों और मुख्य शिष्यों के अलग अलग नियम हैं। सफ़ेद पोश वाले बुजुर्ग ने कहा। जब पार्थ ने यह सुना तो वह एक सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर गुरुकुल के नए नियमों के बारे में सोचा और तुरंत समझ गया। श्रेष्ठ, कृपया आगे बताएं। पार्थ जानता था कि पूर्ण शक्ति हासिल होने से पहले उन्हें नियमों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं था। सफ़ेद कपड़े पहने बुजुर्ग ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, युद्धपथ के तीसरे स्तर वाले केवल पुस्तकालय की पहली मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। पुस्तकालय की पहली मंजिल में ज़्यादातर निम्न श्रेणी वाली युद्ध कला तकनीकें हैं और कुछ मध्यम श्रेणी वाली भी है। गुरुकुल के मुख्य शिष्य 2 मध्यम श्रेणी वाली तकनीक या अधिकतम 4 निम्न श्रेणी वाली तकनीकें चुन सकते हैं और इन्हें पुस्तकों के उधार लेने की सीमा 2 महीने है। शाखा शिष्य केवल एक मध्यम श्रेणी वाली तकनीक या 2 निम्न स्तर वाली तकनीक चुन सकते हैं और उनकी समय सीमा 1 महीने है। नियमों को सुनने के बाद पार्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, जी, मैं समझ गया। शाखा के शिष्यों के पास मुख्य शिष्यों की तुलना में मात्रा और समय का आधा ही होता था। ठीक है, आप अभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन समय सीमा आधा घंटा है। सफ़ेद वस्त्र वाले बुजुर्ग के मार्गदर्शन में पार्थ ने धीरे धीरे पुस्तकालय में कदम रखा, एक ऐसी जगह जहां आने का उसने सपना देखा था। आगे क्या होगा? क्या पार्थ को कोई अच्छी तकनीक मिल पाएगी या फिर हर बार तरह आज भी उसकी किस्मत उसे देगी धोखा? जानने के लिए आगे कहानी पढ़ना जारी रखें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अध्याय 5, युद्ध कला तकनीक की चोरी। युद्ध कला पुस्तकालय गुरुकुल का एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें सैकड़ों वर्षों में एकत्र की गई विभिन्न युद्ध कला तकनीकों को संग्रहित किया गया था। इन युद्ध कला तकनीकों को गुरुकुल के शिष्यों को उनकी प्रतिभा के आधार पर वितरित किया जाता था। युद्ध कला पुस्तकालय को कुल 3 मंजिलों में बांटा गया था। पहली मंजिल में बड़ी मात्रा में युद्ध कला तकनीकें थीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर निम्न श्रेणी वाले थे, साथ ही कुछ मध्यम श्रेणी वाले भी थे। दूसरी मंजिल में स्पष्ट रूप से गुरुकुल की गुप्त और पारंपरिक तकनीकें थीं। उनमें से अधिकांश उच्च कोटि के थे। दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए कम से कम शिष्य का मूलाधार चक्र जागृत होना अनिवार्य योग्यता है। और तीसरी मंजिल महज एक अफवाह थी, क्योंकि इसे कभी खोला ही नहीं गया था। पार्थ के लिए ये पहला मौका था जब वो युद्ध कला पुस्तकालय में आया था, इसलिए वो यहाँ की तकनीकों को आजमाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे याद था कि पोखरी गांव के गुरुकुल में तो कोई पुस्तकालय भी नहीं था। मुख्य गुरुकुल में उसकी कोई पहचान नहीं थी और बिना पहचान या असाधारण प्रतिभा के कोई भी शिष्य उच्च श्रेणी की तकनीकों नहीं पा सकता था। उसके पास जो धातु मुष्टिका तकनीक थी वो केवल एक आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी और जिसे उसके आचार्य ने पोखरी गांव की पाठशाला में दिया था। हालांकि अब तीसरे स्तर को पार करने के बाद उन्हें पहली मंजिल में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया था। अब वो जाकर अपने लिए कोई तकनीक चुन सकता था। हिमगिरी गुरुकुल सच में उत्तरकाशी के 3 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक होने के काबिल है। इतनी सारी पुस्तकें तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। पार्थ ने जब पहली मंजिल पर कदम रखा तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी में खुली रह गई थीं। पहली मंजिल पर वो गुरुकुल के कई अन्य शिष्यों को भी देख सकता था, लेकिन वे सभी बड़ी ही शांति से अपने लिए बेहतर युद्ध कला तकनीक को चुनने की कोशिश कर रहे थे। नियमों के अनुसार पुस्तकालय में प्रवेश करने वालों के पास चयन के लिए केवल आधा घंटा दिया जाता था। इसलिए पुस्तकालय में प्रवेश करने वाला कोई भी शिष्य अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। मेरे पास केवल आधे घंटे का ही समय है और मुझे जल्दी से एक मध्यम श्रेणी की तकनीक या 2 निम्न श्रेणी की तकनीक चुन लेनी चाहिए। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और सामने की अलमारियों को देखा जो नीचे से लेकर ऊपर तक किताबों से भरी थी। पुस्तकालय की पहली मंजिल में कई हजार किताबें थीं और हर किताब कम से कम आधा इंच मोटी थी।
हे भगवान, मैं इतनी सारी किताबों में से अपने लिए उपयुक्त किताब कैसे खोज पाऊंगा? हाँ, लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत करनी ही होगी, वरना आधे घंटे का समय केवल सोचने में ही खत्म हो जाएगा। चट्टान हथेली, ड्रैगन मुस्टिका, तीखी तलवार, हवाई कदम। इन तकनीकों का नाम पढ़कर पार्थ की आंखें खुशी से चमक उठी। पार्थ ने जल्दी से पुस्तक के पहले पृष्ठ को खोलकर पढ़ने लगा। आमतौर पर पहले पृष्ठ पर तकनीकों का सारांश लिखा होता था। हवाई खंजर, बिजली की तरह शक्तिशाली, इसकी गति बेहद तेज होती है। न्यूनतम आवश्यकता युद्धपथ का पहला स्तर है, इस तकनीक को सीखना बेहद आसान है। तकनीक का स्तर निम्न। ड्रैगन मुस्टिका, ये तकनीक साधक की ताकत बढ़ा सकती है और सारी शक्ति एक हमले में लगाई जा सकती है। इस तकनीक को सीखना बेहद कठिन है। न्यूनतम आवश्यकता युद्धपथ का तीसरा स्तर। तकनीक का स्तर मध्यम श्रेणी। हवाई कदम, इस तकनीक का इस्तेमाल करीबी मुकाबले में किया जाता है, जिससे साधक की गति बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। अगर इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाए तो एक साथ कई लोगों के खिलाफ आसानी से लड़ा जा सकता है। इसे सीखना बेहद कठिन है। न्यूनतम आवश्यकता युद्धपथ का दूसरा स्तर। तकनीक का स्तर मध्यम। धातु शरीर, ये तकनीक शरीर को मजबूत बनाकर उसकी रक्षा शक्ति को बढ़ाती है। अगर कोई इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लेता है तो साधक के शरीर पर तलवारों और खंजरों से भी कोई चोट नहीं लगेगी। इसे सीखना बेहद कठिन है और इसमें उच्च इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। न्यूनतम आवश्यकता युद्धपथ का तीसरा स्तर है। तकनीक का स्तर मध्यम। डॉट 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 डॉट। पुस्तकालय में मौजूद सभी तकनीकें मेरी धातु मुष्टिका से कहीं अधिक मजबूत है। पार्थ बेहद प्रसन्न था। उसने जो भी तकनीकें देखी वे मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी की थी। उसका तो मन कर रहा था कि पुस्तकालय की सारी तकनीकों को अपने साथ ले जाए, लेकिन अफसोस वो यहाँ से केवल एक मध्यम श्रेणी की युद्धकला तकनीक ही ले सकता था। काश मैं कुछ और तकनीकें ले जा पाता तो कितना अच्छा होता। पार्थ गुरुकुल के नियमों से थोड़ा नाराज था। उसे यह अनुचित लगा कि शाखा शिष्य सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की तकनीक चुन सकते हैं, जबकि मुख्य शिष्य 2 तकनीकों को चुन सकते हैं। फिर उसने सोचा, अगर मुझे एक ही तकनीक चुननी है तो मैं सबसे अच्छी तकनीक चुनूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा पुस्तकें पढ़कर देखनी होगी कि उनमें से सबसे बेहतर कौन है। ऐसा सोचकर उसने अपनी पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए दाहिनी आंख की शक्ति को जागृत कर दिया। दाहिनी आंख की शक्ति जागृत करने से उसकी पढ़ने की गति 10 गुना से भी ज़्यादा तेज हो गई। यहाँ तक कि उन पुस्तकों में लिए कठिन वाक्यों को समझने के लिए भी उसे बस एक नज़र देखने की ज़रूरत थी। जल्द ही पार्थ ने 30 से भी अधिक पुस्तकों को देखकर उनके मंत्रों को पूरी तरह से याद कर लिया। लेकिन अभी भी उसे इसका एहसास नहीं हुआ था। वो तो बस जल्दी से ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना चाहता था। लेकिन जब उसने 50 से अधिक पुस्तकों पढ़ लिया तब अचानक उसे इसका एहसास हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। पार्थ अचानक से जम गया। उसने जल्दी से अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों को फिर से याद करने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि उसने तो पूरी की पूरी किताब को बस एक नज़र देखकर ही याद कर लिया है और उसमें एक भी शब्द गलत नहीं था। क्या ये? पार्थ खुद को उत्साह से कांपने से रोक नहीं सका। उस दिव्य आंख को पाने के बाद पार्थ की याददाश्त भी बढ़ गई थी। ये कहा जा सकता था कि अगर वो कोई चीज़ एक बार देख ले तो वो इसे कभी नहीं भूलेगा। उसे बस इतना करना था कि वो अपनी दाहिनी आंख की दिव्य शक्ति को जागृत कर ले और बस काम हो जाएगा। पार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह की शक्ति हासिल कर पाएगा। इसका मतलब है कि इस शक्ति के साथ पार्थ पुस्तकालय में कुछ और किताबें ले सकता है और इसके लिए उसे पुस्तकें बाहर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो वो सब कुछ भूलकर बस तेजी से पुस्तकें पढ़ने लगा। पार्थ के चेहरे पर उत्साह का भाव था और जो भी पुस्तक उसके हाथ में आती वो तुरंत उन सभी को याद करने लगा। जैसे जैसे वो पुस्तकों को याद कर रहा था कि उसकी याददाश्त पहले से भी तेज होती जा रही है, इसलिए उसकी पुस्तकें पढ़ने की गति और भी तेज हो गई। यहाँ तक कि पार्थ ने 50 पृष्ठों वाली एक किताब को पूरी तरह से याद करने में केवल 20 सांसों का समय लिया। हा, क्या बात है, मज़ा आ गया। पार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि किताबों को पलटते हुए वो बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके इस तरह के अजीब व्यवहार ने कुछ अन्य शिष्यों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। मुझे लगता है कि यह लड़का पागल हो गया है। शायद ये पहली बार पुस्तकालय आ रहा है और इतनी सारी युद्धकला तकनीकों को देखकर ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो गया है। इतनी सारी पुस्तकें देखकर शायद वो सोच रहा होगा कि वो सारी पुस्तकों को अपने साथ ले जा सकता है, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जब उसे नियम के बारे में पता चलेगा तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। कुछ शिष्यों ने पार्थ की हरकतों को देखा और अपना सिर हिला दिया। भाई, कुछ तो इन्हें बाहर ले जाकर बेचने की योजना भी बनाने लगते हैं, पर बेचारे ये नहीं जानते कि ये उनकी आखिरी गलती हो सकती है। उनमें से एक ने दूसरे से कहा। समय पलक झपकते बीत गया। अब तक लगभग 20 मिनट बीत चुका था। पार्थ ने एक लंबी सांस ली। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बेहद उत्साहित था।
अब तक उसने युद्ध कला की 100 से अधिक किताबें याद कर ली थी या यूं कहें कि चुरा ली थीं। ये युद्ध कला तकनीकें मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी की थीं। इसमें मुट्ठी तकनीक, हथेली तकनीक, तलवार तकनीक, श्वास तकनीक, कदम तकनीक, रक्षा तकनीक और कई अन्य शामिल थे। लेकिन पार्थ लगातार अपनी दाहिनी आंख की शक्ति का प्रयोग कर रहा था, इसलिए उसका दिमाग थक गया। इसके बाद पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख आसपास की किताबों को देखने लगा और अचानक उसकी नज़र एक पुरानी युद्ध कला की किताब पर रुक गई। पार्थ को लगा कि जैसे उसे कोई बहुत ही ताकतवर तकनीक मिलने वाली है, जो कि बाकी तकनीकों से अलग होगी। पार्थ ने इस पुस्तक को उठाया और जिसका शीर्षक था तैरती नौक। उसने पहला पन्ना पलटा। तैरती नौक उच्च श्रेणी की युद्ध कला साधक के शरीर को इतना हल्का बना देता है कि वो बिना निशान छोड़े बर्फ में भी आगे बढ़ सकता है, पानी की सतह पर चल सकता है और अगर उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाए तो साधक थोड़ी देर के लिए दोहरी छलांग लगा सकता है और यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए उड़ भी सकता है। इसके साथ आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने पर इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। इसे सीखना बेहद कठिन है। न्यूनतम आवश्यकता, युद्ध पथ का तीसरा स्तर। पार्थ ने पहले सोचा कि ये सिर्फ एक सामान्य कदम तकनीक थी, लेकिन जब उसने दोहरी छलांग और आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति का मतलब था कि यह कौशल स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर लेने वाले साधक के लिए उपयुक्त था। और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा था, उच्चतम स्तर तक महारत हासिल करने बाद यदि साधक के अनाहत चक्र जागृत हो तो इसका प्रयोग करने पर सबसे तेज गति प्राप्त की सकती है। क्या अतिशयोक्ति है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि शीर्ष श्रेणी के युद्ध कला तकनीक भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या ये शीर्ष श्रेणी से भी ऊंचे स्तर की युद्ध कला तकनीक है? पार्थ की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत ही तैरती नौक सूत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उनके दिल में एक सवाल था कि इतनी मजबूत तकनीक को भला सबसे निचली मंजिल पर क्यों रखा जाएगा। लेकिन जल्द ही पार्थ को इसका कारण भी मिल गया। किताब के एक तिहाई हिस्से को पलटने के बाद इसमें लिखे शब्द धुंधले पड़ने लगे। दरअसल किताब बहुत पुरानी थी, जिस वजह से किताब में लिखे शब्द मिटने लगे थे। इसका मतलब ये था कि इस किताब में लिखे सूत्रों का केवल एक तिहाई ही पढ़ा जा सकता है। हे भगवान, फिर से नहीं। पार्थ बुरी तरह निराश था। हालांकि उसने हार नहीं मानी और धुंधले शब्दों पर अपनी दाहिनी आंख की शक्ति का प्रयोग किया। पार्थ ने जब अपनी दाहिनी आंख की पूरी शक्ति का उपयोग किया तो उसमें लिखे शब्द धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। लेकिन 1-2 पृष्ठ पढ़ने के बाद ही पार्थ ने महसूस किया कि उसका दिमाग थक गया है और उसकी दाहिनी आंख में अब कोई शक्ति ही नहीं बची है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं तो मैं धीरे धीरे इसके सभी सूत्रों को पढ़ सकता हूं। पार्थ ने सोचा और फिर तैरती नौक की किताब को पुस्तकालय की पहली मंजिल से बाहर लेकर चला गया। तैरती नौक, तुम ये युद्ध कला तकनीक सीखना चाहते हो? श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने अपनी भौहें टेढ़ी करके पूछा। जी हाँ, पार्थ ने विनम्रता से कहा। ये किताब लगभग 1000 पुरानी है और इसकी क्षमता उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से भी अधिक है। इतनी बात बताने के बाद सफ़ेद वस्त्र वाले बुजुर्ग की आवाज़ बदल गई। लेकिन इस पुस्तक का केवल एक तिहाई ही पढ़ा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस तकनीक को पूरी तरह से सीखना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर वे ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो भी जब वे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की कोशिश करेंगे तब उनकी प्रगति और क्षमता कम हो जाएगी। अंत में सफ़ेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने चेतावनी दी, मैं तुम्हें ये किताब बदलने की सलाह दूंगा, वरना तुम कभी भी अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं कर पाओगे और ना ही सच्चे वीर योद्धा बन जाओगे। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद श्रेष्ठ, लेकिन मेरा निर्णय अटल है। पार्थ के चेहरे पर एक शांत भाव था। उसने पुस्तक को लिया और पुस्तकालय से बाहर चला गया। पार्थ को बाहर जाते देख सफ़ेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये नादान युवा बस शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक सीखना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें इसमें कामयाब हो या ना हो। उनका मानना था कि पार्थ तैरती नौक को पूरी तरह से सीखने में सक्षम नहीं होगा, और भले ही उसमें ऐसा करने की क्षमता हो, फिर भी एक आधी अधूरी युद्ध कला तकनीक की किताब भला क्या ही सिखा सकती है। पुस्तकालय को छोड़कर पार्थ कुटिया में लौट आया। अब तक उसके माता पिता भी वापस अपने गांव चले गए थे। वह अपने बिस्तर पर बैठा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग के अंदर युद्ध कला तकनीक की लगभग 100 किताबों का विवरण सामने आ गया। क्या होगा जब गुरुकुल को पता चलेगा कि पार्थ ने इतनी सारी तकनीकें पुस्तकालय से चुरा ली है? जानने के लिए आगे की कहानी पढ़ना जारी रखें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।